अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम। अब जरा हम टेंसर बोर्ड विजुअलाइजेशन को देख लेते हैं। ये भी हम देख चुके हैं वैसे लास्ट क्लास में। इसके कॉलबैक का नाम ही टेंसर बोर्ड है। तो keras.callbacks.tensorboard, और इसके आर्गुमेंट्स में आपको लॉग डायरेक्टरी बतानी होगी और हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी बतानी होगी। मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जो कि आपको सेट करने पड़ेंगे, और मॉडल डॉट फिट करते हुए आपको कॉल बैक देना पड़ेगा। इसको मैं रन करता हूँ और इसको हम जो है विजुअलाइज करके देखते हैं। इसको एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा हमें। टेंसर बोर्ड को चलाने के लिए हमें आर्गुमेंट देना पड़ेगा, लॉग डायरेक्टरी बतानी पड़ेगी, ये कमांड देनी पड़ेगी हमें, और ये टेंसर बोर्ड चल जाएगा। टेंसर बोर्ड चल गया। अब जो है आप इसको लोकल होस्ट पे ब्राउज करके देख सकते हैं। लोकल होस्ट :6006। यहाँ पे डिफरेंट मैट्रिक्स जो है उनके ग्राफ्स आ रहे हैं। अगर आप जो है हिस्टोग्राम देखना चाहें तो हर लेयर के एक्टिवेशंस का हिस्टोग्राम शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप टेंसर बोर्ड के थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन शो हो जाएगी। ग्राफ्स देखना चाह रहे हैं, ग्राफ्स शो हो जाएंगे। तो ये आपके मॉडल का ग्राफ शो हो रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब रिड्यूस LR ऑन प्लेट्यू कॉल बैक। ये एक कॉल बैक है जो कि जब कॉल होता है जब आपका ग्रेडियंट डिसेंट किसी प्लेट्यू में फंस जाता है। प्लेट्यू की डेफिनेशन अगर हम गूगल पे जाके सर्च करें तो एक हमवार सतह होती है जिसमें कोई अप डाउन नहीं होते। एन एरिया ऑफ फेयरली लेवल हाई ग्राउंड, एक ग्राउंड है जिसमें लेवल बराबर है हर जगह से। ग्रेडियंट डिसेंट तो काम ही इस बेस के ऊपर करता है कि जहाँ पे उसको जो है डिसेंट होता हुआ, यानी आप एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर अगर आपने जो है कोई बॉल गिराई तो वो नीचे आती जाएगी। जहाँ पे उसको जो है नीचे आने का रास्ता मिलेगा उस रास्ते से वो नीचे आएगी। लेकिन प्लेटू है, प्लेटू में तो पूरी हमवार सतह है, तो ग्रेडियंट डिसेंट वहाँ पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, प्लेटू देखें आप किस तरह की सतह होती है। ये एक हमवार सतह है, बिल्कुल प्लेन। ये प्लेटू है, ये सतह प्लेटू कहलाती है। अब इसमें ग्रेडियंट डिसेंट फंस जाता है, तो इससे निकलने का तरीका क्या होता है कि आपने लर्निंग रेट को थोड़ा अप या डाउन, थोड़ा बढ़ा दें या कम कर दें। तो इसका तरीका क्या है, एक कॉल बैक है हमारे पास, रिड्यूस LR ऑन प्लेटू। मॉनिटर कर रहे हैं आप वैलिडेशन लॉस को, लॉस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तो वो क्या करेगा, फैक्टर इज इक्वल टू 0.1 दिया तो लर्निंग रेट को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देगा। आप लर्निंग रेट बढ़ाना चाह रहे हैं तो लर्निंग रेट को 1 से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो लर्निंग रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं। इसके अलावा अपना कॉल बैक लिखना तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को। टेंसर बोर्ड, फिर मैंने बताया था टेंसर बोर्ड को किस तरीके से चलाना है। आपने कॉल बैक है टेंसर बोर्ड का, वो आपने इस्तेमाल करना है, keras.callback.tensorboard। और इसको डायरेक्टरी बता दिया आपने, माई लॉग डायर। यही डायरेक्टरी आपको जो है टेंसर बोर्ड चलाते हुए भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, टेंसर बोर्ड माइनस लॉग डायर इज इक्वल टू माई अंडरस्कोर लॉग अंडरस्कोर डायर। ये डायरेक्टरी आपने खुद बनाई होगी। और फिर इसको यहाँ पे लोकल होस्ट 6006 पे चलाएंगे।
यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लास्ट पार्ट ऑफ दी बुक के आखिरी सेक्शन के ऊपर। कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं जिसमें एक है बैच नॉर्मलाइजेशन। अमूमन हम डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं क्योंकि ग्रेडियंट्स जो हैं उसके बहुत अप डाउन हो रहे होते हैं, फीचर्स जो होते हैं उनका स्केल डिफरेंट हो सकता है। तो आप क्या करते हो, डेटा को मीन माइनस कर देते हो डेटा में से और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हो, तो तमाम वैल्यूज 0 और 1 के बीच में आ जाती हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने डेटा को नॉर्मलाइज कर दिया। लेकिन क्या हर लेयर के बाद जो डेटा निकल रहा है वो भी 0 और 1 के बीच में होगा? ऐसा नहीं होता। शुरू में तो आपने नॉर्मलाइज कर दिया, लेकिन एक लेयर ने उसको प्रोसेस किया, उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया या कम कर दिया। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ सकती है। इसको हल करने के लिए हम नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं, बैच नॉर्मलाइज। किस तरीके से हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं? बैच नॉर्मलाइज। बैच नॉर्मलाइज क्या करता है, ये कीरास के अंदर एक लेयर है, हर लेयर के बाद आप बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर लगा दो तो वो डेटा को नॉर्मलाइज कर देगा, 0 और 1 के बीच में ले आएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि बैच नॉर्मलाइजेशन, बूस्टन के डेटा के ऊपर ही हम बैच नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं। तो आपके पास इनपुट लेयर है, उसके बाद डेंस है, उसके बाद बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर लगा दी आपने, तो डेटा बैच नॉर्मलाइज हो जाएगा। बैच नॉर्मलाइज का क्या मतलब है, किसी लेयर से जो डेटा निकल रहा है उसको 0 और 1 के बीच में लेकर आ जाओ, उसको नॉर्मलाइज कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मॉडल अच्छा काम करेगा, जल्दी कन्वर्ज होगा, एक्यूरेसी अच्छी आएगी, टाइम बचेगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बैच नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा मैंने बता दिया आप लोगों को। ग्रेडियंट जो है वो बड़े नेटवर्क में 0 होना शुरू हो जाता है, तो रेजिडुअल कनेक्शन जो मसला हल करती है, बड़ा नेटवर्क बना सकते हो, डीपर नेटवर्क बना सकते हो। यही काम आप बैच नॉर्मलाइजेशन से भी कर सकते हो। जितने भी प्री ट्रेन्ड कॉन्नेट्स हैं, जैसे एक्सेप्शन, इंसेप्शन, रेस्टनेट, वो सब इस बैच नॉर्मलाइजेशन को इस्तेमाल करते हैं। बैच नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही है, एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूं मैं, कि आपकी एक लेयर से जो डेटा निकल रहा है उसको नॉर्मलाइज कर दो आगे जाने से पहले, ताकि वैनिश ना हो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट की वैल्यू बहुत बड़ी या बहुत छोटी ना हो जाए, 0 1 के बीच में रहे। तो इस बैच नॉर्मलाइजेशन की मदद से हम वैल्यूज़ को एक सर्टेन लेवल पर रखते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। इसका तरीका क्या होता है, लेयर्स डॉट बैच नॉर्मलाइजेशन को लगा दो एक लेयर के बाद। ठीक है, फिर बैच रीनॉर्मलाइजेशन भी है, और इसके अलावा सेलू भी है, सेल्फ नॉर्मलाइजिंग न्यूरल नेटवर्क। ये भी नॉर्मलाइज ही करता है, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन के लिए एक एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल करता है जिसे सेलू कहा जाता है। ये रिसर्च की बातें हैं, ये इतना काम नहीं आएंगी अभी आप लोगों के इस लेवल के ऊपर। ठीक है, ये बुक के अंदर डिस्कस किया हुआ था तो मैंने कर दिया, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा डिटेल में आने की। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये तमाम जो है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बैच नॉर्मलाइजेशन को। ठीक है, बैच नॉर्मलाइजेशन ही ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे आप, बाकी ये जो एडवांस बातें लिखी हुई हैं ये इस्तेमाल नहीं होंगी। डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन अगला टॉपिक है। डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन।
डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन का क्या मकसद है? देखो, जब हम कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर रहे होते हैं, आपके पास एक इमेज होती है, ठीक है, इस पे अगर आप 64 फिल्टर्स लगाओगे, नॉर्मली हम कॉन्वोल्यूशन एक दफा नहीं अप्लाई करते बल्कि 64, 32, 128 टाइम्स, तो इसके 64 फिल्टर्स बन जाते हैं। 64 डेप्थ हो जाती है इसकी, ये डेप्थ कहलाती है। 64 फिल्टर्स अप्लाई हुए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर अगर इस पर फिल्टर अप्लाई कर रहे होते हैं तो 64 से हम मिसाल के तौर पर 128 पे लेके जाना चाहें तो यहाँ पे फिर 128 हो जाता है। तो ये फिल्टर्स हम कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन से दो चीज़ें होती हैं। कॉन्वोल्यूशन जो है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आपका इमेज का साइज छोटा हो रहा होता है, विड्थ और हाइट में, एक रॉ एक कॉलम लेफ्ट से और टॉप से, और इसी तरीके से राइट से और बॉटम से, तो दो रॉस और दो कॉलम्स खत्म हो जाती हैं। दूसरा, चैनल्स जो है उसके वो भी कम ज़्यादा हो रहे होते हैं। अगर आपने 64 से 128 कर दिया तो 128 चैनल हो गए, फिर आप 32 पे लेके चले जाओ। तो दो डायरेक्शन में चैनल वाइज भी और स्पेशियली भी जो है ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन में होता है। लेकिन डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन में आप चैनल को अलग अलग कर देते हो, चैनल पे काम नहीं कर रहे होते आप। हर चैनल पे, मिसाल के तौर पर ये 64 है, अब 64 पे कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करोगे तो ये 64 ही रहेगा, इसकी चैनल्स कम या ज़्यादा नहीं होंगे। चैनल्स कम या ज़्यादा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 का कॉन्वोल्यूशन अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है, हर चैनल पे अलग अलग कॉन्वोल्यूशन अप्लाई हो रहा होता है। अभी तो आपने देखा ना कि नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन में चैनल्स कम या ज्यादा हो रहे होते हैं। डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन में हर चैनल पे अलग अलग काम हो रहा होता है, चैनल्स अलग नहीं हो रहे होते। तो आप सेपरेट कर देते हो स्पेशल फीचर्स को और चैनल वाइज फीचर्स को, तो ये लाइट वेट हो जाता है, ठीक है। ये एफिशिएंट होता है, लाइट वेट होता है। क्या मतलब हुआ, मिसाल के तौर पर आपके पास 64 चैनल्स हैं, तो 64 चैनल्स को इसने अलग अलग कर लिया, ठीक है, और हर किसी पे कॉन्वोल्यूशन अलग अलग अप्लाई किया। नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है, एक साथ ही जो है इसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं ये। चैनल बताया ना मैंने, नंबर ऑफ फिल्टर्स। मिसाल के तौर पर ये एक इमेज है, इस पे अगर आप 64 फिल्टर लगाओगे तो इमेज भी छोटी होगी और ये 64 हो जाएंगे, ये 64 फिल्टर्स बनेंगे, 64 इमेजेस अलग अलग हो जाएंगी, ये चैनल्स कहलाएगा, ठीक है। तो पहले ये अलग अलग फिल्टर्स को अलग अलग कर लिया और हर किसी पे अलग कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करने के बाद फिर कॉन्केटिनेट करेगा, और फिर अगर फिल्टर कम या ज्यादा करना हो तो अलग से 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करो, ठीक है। फिल्टर की जो मिक्सिंग है वो अलग से हो रही है और कॉन्वोल्यूशन अलग से अप्लाई हो रहा है, तो ये कहलाता है डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन। इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका है। इसका फायदा क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। ये लाइट वेट है, जब ट्रेनिंग आपके पास डेटा कम हो जब आप अप्लाई करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करा हुआ है, तो कॉन्वोल्यूशन की जगह पे सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर दो, बस यही है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब इसमें 32 फिल्टर्स हैं, ये अलग अलग अप्लाई होंगे, एक साथ अप्लाई नहीं होंगे।
नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन में एक साथ अप्लाई हो रहे होते हैं, 32 से फिर 64 हुए, फिर 64 हुए, लेकिन ये अलग अलग अप्लाई होंगे, जल्दी फास्ट काम होगा ये, ठीक है। तो ये डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन। अब मैं चाहता हूं आप लोग जो है चैप्टर नंबर 5 में आपने कॉन्वोल्यूशन अप्लाई की थी कैट्स वर्सेस डॉग्स के डेटा के ऊपर। ये एमनेस पे करी थी, एमनेस पे कर लें। ये देख रहे हैं ना, ये आपको नजर आ रहा है, ये विड्थ और हाइट है। जब इस पे कॉन्वोल्यूशन अप्लाई हुई तो ये चैनल्स बन गए। ये विड्थ और हाइट जो है, ये एक इमेज नहीं है, ये कई इमेजेस बनेंगी, जितने चैनल्स होंगे उतनी इमेजेस आएंगे, ठीक है। ये एक चैनल है, ये नीचे दूसरा चैनल है, ये तीसरा चैनल है, ये डेप्थ भी कहलाती है, इसको डेप्थ भी कहते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने एमनेस्ट के डेटा के ऊपर जो है डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करनी है, ठीक है। 15 मिनट दे रहा हूं मैं आप लोगों को, एमनेस्ट के डेटा के ऊपर डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करके देखें, ठीक है। ये एमनेस्ट का डेटा है, इस पे काम हुआ है, ये मॉडल बनाया हुआ है यहाँ पे। इसके ऊपर कॉन्वोल्यूशन के बदले डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करनी है। 15 मिनट दे रहा हूँ, जरा कर लें इसको।